तो ये थे बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, जो हमें बता रहे थे कि बीजेपी के चुनावी वादे क्या हैं, उनके इरादे क्या हैं। उनका कहना है कि दिल्ली के अंदर विकास उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि कई सारे सवाल ऐसे थे जो सेंटर से रिलेटेड थे। उनका यह कहना है कि ये रेफरेंडम सेंटर की राजनीति पर बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या ये रेफरेंडम 49 दिन की सरकार पर है? क्योंकि 49 दिन की सरकार के आधार पर ही अरविंद केजरीवाल अपना वोट मांग रहे हैं, उसी पर चर्चा होगी। और क्या ये चुनाव मुद्दा विहीन हो गए हैं, व्यक्तिगत राजनीति पर केंद्रित हो गए हैं, इस पर भी चर्चा होगी। वैसे दिल्ली के चुनाव में हर पार्टी दूसरे से हिसाब मांग रही है। कांग्रेस अपने 15 साल के विकास का वास्ता दे रही है, तो आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर दिल्ली का हक हड़पने का आरोप लगा रही है। और बीजेपी का दावा है कि दिल्ली को तमाशा नहीं बल्कि स्थिर सरकार चाहिए। प्रचार का शोर अब थम चुका है, लेकिन इस सवाल पर बड़ी बहस जारी है कि क्या दिल्ली का चुनाव 49 दिन की केजरीवाल सरकार का जनमत संग्रह है। आखिर दिल्ली में इस बार चुनावी राजनीति का आधार क्या है, इसी सवाल पर हमारी बड़ी बहस होगी। और हमारे साथ इस बहस में जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से आशीष खेतान जी, बीजेपी की तरफ से नलिन कोहली जी, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता मीम अफजल साहब। नलिन, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, और सवाल सीधा ये कि हम तो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब के 49 दिन का रेफरेंडम है, लेकिन केंद्र सरकार के 8 महीने का रेफरेंडम क्यों नहीं? क्योंकि कितनी बार आप मोदी जी के ऊपर रेफरेंडम करेंगे? उनका रेफरेंडम तो मई 2014 में हो गया था, जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में या प्रधान सेवक के रूप में काम करने का उनको मौका दिया जनता ने। तो रेफरेंडम तो एक ही बार होगा, हफ्ते हफ्ते थोड़ी ना होगा, या चुनाव से चुनाव थोड़ी नहीं होगा। जो रेफरेंडम अगला होगा वो होगा 5 साल के कार्यकाल के बाद। फिर जब हम कहते हैं चलो मोदी जी के साथ हम अपने एजेंडा को आगे कर रहे हैं, जैसे केंद्र सरकार पूरे देश के लिए एक योजना बना रही है, विकास हो, ये सब जो हो, अच्छी बातें हो, देश की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पे आए, समाज और मजबूत हो, लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो, तो इसीलिए वो जो है हम मानते हैं कि अगर राज्य सरकार, क्योंकि काम तो राज्यों में होता है, राज्य सरकार में भी अगर भाजपा की सरकार होगी तो चीजें और गति से होंगी। यदि नहीं भी होती है राज्य किसी, जैसे कई राज्य हैं जो भाजपा शासित राज्य नहीं है, तो फिर वो उस राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि वो किस गति से काम करना चाहेंगे। तो हमारा एजेंडा और लोकप्रिय नेता मोदी जी आगे आते, लेकिन रेफरेंडम की बात को हम खारिज करते हैं। रेफरेंडम की बात को आप खारिज कर रहे हैं, लेकिन मीम अफजल साहब, आपको क्या लगता है, ये चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो किसकी जीत होगी, और हारती है तो किसकी हार होगी? देखिए, मेरे हिसाब से पहले मोदी जी मैदान में उतरे थे, बाद में किरण बेदी जी को आगे किया गया, उनके गले में ये घंटी बांधी गई, और अब दोबारा मोदी जी फिर मैदान में उतरे हैं। तो ये मैं समझता हूं अगर हार हुई तो ये दोनों ही की हार होगी। ऐसा नहीं है कि मोदी जी जिम्मेदारी बेदी जी पर डाल करके निकल जाएंगे। और एक बड़ी अहम बात मैं आपको कहूं, आपने अभी अमित शाह जी का इंटरव्यू लिया था, मैंने उसको देखा पूरा, उसमें एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। आप तो बहुत ही सीनियर और तजुर्बेकार जर्नलिस्ट हैं, शायद आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद आप उसे एक ब्रेकिंग न्यूज बनाएं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट ने यह कहा आपसे इंटरव्यू में, इस बात का इतराफ किया कि ब्लैक मनी अगर आएगी, जब भी आएगी, और जरूर आएगी जैसा वो कह रहे हैं, तो वो लोगों के अकाउंट में नहीं जाएगी 15 लाख रुपए। उन्होंने कहा, एग्जैक्टली बताता हूं क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये लोगों की योजनाओं पर खर्च होगा, उनके फायदे की योजनाओं पर खर्च किया जाएगा पैसा। गोया पहली बार बीजेपी ने ये इतराफ किया है, और किसी छोटे मोटे लीडर ने नहीं, उनकी पार्टी के सदर ने यह इतराफ किया है कि अब किसी के अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा, अगर आएगा तो वो योजनाओं पे खर्च होगा। ये मैं समझता हूं यू टर्न है भारतीय जनता पार्टी का, और ये ब्रेकिंग न्यूज है जो आपके चैनल को दिखानी चाहिए, और आप चाहें तो इसको रिपीट कर सकते हैं, फुटेज उठाकर देख लें। आपके इंटरव्यू का सबसे बड़ा जो मैं कहूंगा उपलब्धि है वो ये है कि आपने इतराफ करा लिया आज कि
भारतीय जनता पार्टी की नीयत लोगों के अकाउंट में, गरीब लोगों के अकाउंट में, आम लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए ना देना था, ना देना है, ना देना होगा, बल्कि अगर आ गया पैसा तो वो योजनाओं पे खर्च होगा। नलिन कोहली जी, क्या जवाब है आपका? मुझे तो ये लगता है अफजल साहब किसी जमाने में पत्रकार थे, हो सकता है क्योंकि इस पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पास कुछ अपने लिए बोलने के लिए बचा नहीं है, या कुछ काबिल लायक नहीं समझते कि कुछ कहा जा सकता है नेतृत्व को लेकर या एजेंडा को लेकर, तो इसीलिए उनका सारा फोकस जो है मीडिया ओरिएंटेड हो गया है। तो अब तो कम से कम वो पत्रकारिता का जो अनुभव है उनका, वो आ रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज कैसे आ सकता है और उसमें एडिटोरियली कैसे चैनल्स काम कर सकते हैं। इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं हम? लेकिन तो हमने सुना ही नहीं अफजल साहब का कि कांग्रेस कहां पर खड़ी है, क्या कहना चाहती है। लेकिन नलिन, आप भी तो पत्रकार रहे हैं। हाँ, लेकिन हम फिर भी मोदी जी के विजन को लेके, हाँ मैं सहमत हूँ, लेकिन फर्क यह है कि भारतीय जनता पार्टी में हम लोग एक एजेंडा पे काम कर रहे हैं, मोदी जी के विजन पे, विकास के विजन पे काम कर रहे हैं, इसीलिए हम अपने नेतृत्व की भी बात करते हैं, एजेंडा की भी बात करते हैं। हम कम से कम सिर्फ अपने आप को जर्नलिज्म पर ही नहीं सीमित रखते। लेकिन आपने मीम अफजल साहब के सवाल का जवाब नहीं दिया कि 15 लाख रुपए का क्या होगा। अमित शाह जी ने बड़े विस्तार से, आपने सवाल पूछा, उसके बाद उन्होंने जवाब दिया, काउंटर सवाल पूछा, काउंटर जवाब दिया। अब हो सकता है कि आपको वो बाइट वापस चला लेनी चाहिए। उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से क्या कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही है ऐसा ब्लैक मनी लाने का प्रयास। कम से कम इतना तो क्रेडिट देंगे कि पहले कैबिनेट के अंदर में ही काले धन के ऊपर में निर्णय हुआ, एसआईटी का गठन हुआ जो 2 साल तक नहीं हुआ। दूसरी बात, कम से कम हम अपने ऐसे फर्जी कंपनियां तो नहीं पैदा कर रहे हैं ना, जो 50-50 लाख करके 2 करोड़ रुपए आधी रात को, गंगोर रात को, काली रात को चंदा के रूप में, बिना किसी तहकीकात कौन है व्यक्ति जो 50-50 लाख दे रहा है, ऐसा तो कर नहीं रहे। तो जब काले धन पे बात करना है, कुछ एक्सपर्ट इसी पैनल पे है, आशीष जी से पूछ लीजिए आप। आशीष, नलिन भाई, हाँ, मैं आशीष को शिकायत कर रहे थे कि हम अपनी पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोलते। जाहिर है, सवाल आपने मुझसे बीजेपी के बारे में किया तो मैंने उसका जवाब दिया। और नलिन भाई को देखिए कि बजाय इसके कि कांग्रेस पर हमला करते मेरे बहाने से, वो आप पार्टी पर हमला कर रहे हैं। ये नूरा कुश्ती पिछले 8-10 दिन से चल रही है, हम देख रहे हैं। नहीं, क्योंकि वो आपको रेस में ही नहीं मानते मीम अफजल साहब। मैं सीधे चलता हूँ आशीष खेतान के पास। आशीष, अमित शाह ने मेरे इंटरव्यू में कहा है कि 7 तारीख तक आपको क्लियर होना चाहिए चंदे को लेकर, क्योंकि उन्होंने काले धन का इस्तेमाल किया है और उसको वाइट किया है, इसलिए 7 तारीख तक उनकी जवाबदेही बनती है कि जनता के सामने इस बात को क्लैरिफाई करें। वो मैं आज दिल्ली की जनता को एक बात बताना चाहता हूं कि देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति माननीय वित्त मंत्री जी, देश के सबसे तीसरे ताकतवर व्यक्ति माननीय गृह मंत्री जी, आज ये तीनों लोग सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि आम आदमी पार्टी ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग करती है, मनी लॉन्ड्रिंग करती है, हवाला करती है, और कल एक नया आरोप लगा दिया कि हमने करप्शन भी किया है। तो मैं कह रहा हूं कि हमने सबसे बड़ा अपराध किया है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग है, हवाला है, करप्शन है और इनकम टैक्स का वायलेशन है। क्या बात है कि पूरी सरकार एक तरीके से खड़ी हुई, निठल्ली सरकार खड़ी हुई है और सिर्फ आरोप लगा रही है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़ा आरोप है, हवाला बहुत गंभीर अपराध है, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ना खाता हूं ना खाने देता हूं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि हमारी पूरी जांच कराएं, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, 7 तारीख से पहले दर्ज करें। कानून को अपना काम करना चाहिए, कानून को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कब चुनाव है कब चुनाव नहीं है। कानून सिर्फ अपराध देखता है, अपराधी को देखता है, और ये जिम्मेदारी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए ये तमाम माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी की है कि कानून अपना काम करे, मुकदमा दर्ज करे और जेल भेजे। लेकिन ऐसा नहीं है, इनका काम सिर्फ यह है कि टीवी स्टूडियो में आकर कीचड़ फेंकना, अराजक कहना, नक्सली कहना, बंदर कहना, राक्षस कहना, चोर कहना, कीचड़ फेंकना। और ये कीचड़ फेंकने की राजनीति को आज दिल्ली की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। यही वजह है कि आज अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को यह कहना पड़ रहा है
कि चुनाव के दौरान तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमले का इस्तेमाल करती है, मुहावरे देती है, जनता उसको बहुत सीरियसली मत ले, जनता सीरियसली मत ले। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जब कहती है कि 2022 तक दिल्ली के हर आदमी के छत पर सर पर मकान होगा, बिजली होगी, पानी होगा, विकास होगा, तो वो जुमला है, मुहावरा है, उसको सीरियसली मत लीजिए। वो चुनाव हाइप करने के लिए बोलते हैं और यही वजह है कि आज पूरी सरकार ये कह रही है, कि ये चुनाव अगर हार जाए भारतीय जनता पार्टी तो इसको हमारे ऊपर रेफरेंडम के तौर पे मत लीजिए। मुहावरा है, उसको सीरियसली मत लीजिए। वो चुनाव हाइप करने के लिए बोलते हैं और यही वजह है कि आज पूरी सरकार ये कह रही है, कि ये चुनाव अगर हार जाए भारतीय जनता पार्टी तो इसको हमारे ऊपर रेफरेंडम के तौर पे मत लीजिए। ये चुनाव में पूरी तरीके से नकारात्मक रणनीति लेकर उतरे और नकारात्मक रणनीति की वजह से इनको मुंह की खानी पड़ रही है। सच्चाई ये है। नलिन, क्या ये जुमला है? क्या आपके वादे जुमला है जिसकी तरफ आशीष खेतान इशारा कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप नहीं आया ना कि घंघोर रात को 12 बजे 50-50 लाख के ऐसे चेक ले लिए जो 2 करोड़ हुए। क्या गलती से भी केजरीवाल जी या कोई भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने ये तो कम से कम एक बार प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछने की जगह जवाब तो दे देते, बता देते ना। 20-20 हजार रुपए के खाने के प्लेट के लिए तो पूरी तहकीकात होती है, किससे 20 हजार रुपए आ रहे हैं, लेकिन जब 50 लाख रुपए किसी से चेक आ रहा है तो कोई तहकीकात नहीं। तो ये बड़ी बातें आम आदमी पार्टी ने की। अगर हम इस सत्य को लोगों के सामने रखते हैं, यदि इसको वो कीचड़ मानते हैं, तो हां, हम भी मानते हैं कि हम कीचड़ उछाल रहे हैं, क्योंकि हम आपको सत्य दिखा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ड्रामे से बंद नहीं हो रही, क्योंकि वो कहती है नहीं, सुप्रीम कोर्ट करेगी। IRS ऑफिसर, इनकम टैक्स अफसर खुद अरविंद केजरीवाल जी रह चुके हैं, उनको तो कम से कम जानकारी होगी कि कैसे काला धन सफेद होता है। ऐसे पैसे बैंकों में जाता है, फर्जी कंपनियां जिसके डायरेक्टर एड्रेस पे नहीं रहते, जिनका और कोई धंधा होता नहीं है, सिर्फ बैंक अकाउंट में काला पैसा डालिए, चेक काट कर दे दीजिए। जब इनकम टैक्स ऑफिसर रहने के बाद अच्छे पद पर उनको यहां अगर जानकारी नहीं थी, तो दूसरी बात यही हो सकती है कि उनको जानकारी थी और उन्होंने अपने इच्छा अनुसार ये सब कराया। लेकिन फिर भी रिटोरिक हो गया, कुछ आम आदमी पार्टी कहेगी नहीं। नलिन, सॉरी मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन ये लग रहा है कि रिटोरिक हो गया है। असली मुद्दे कहां गए? 2 करोड़ का चंदा ही क्या इकलौता मुद्दा हो गया है दिल्ली चुनाव में? असली मुद्दे कहां गए? बिजली कहां गया? पानी कहां गई? सड़क कहां गया? अनाधिकृत कॉलोनी कहां गई? दिल्ली की शिक्षा कहां गई? दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर कहां गया? इस सब पे भारतीय जनता पार्टी लगातार बोल रही थी, और जब हम इस 2 करोड़ के काले धन की बात करते हैं तो हम इसी बात को प्रमाणित करते हैं। मैं खत्म कर दूं आशीष जी, मैं इतना ही कह रहा था कि जब हम इस बात को सामने रखते हैं तो प्रमाणित करते हैं कि आम आदमी पार्टी की कथनी करनी में गैप है। हमने 49 दिन की सरकार में देख ली और हम अभी भी इनके व्यवहार में देखते हैं। जब गंभीर आरोप भी आते हैं तब भी ये कहते नहीं, उल्टा प्रश्न कर दो, कहेंगे हमको फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन जवाब नहीं देंगे, प्रश्न ही पूछेंगे। तो कैसे सीरियसली ये जनता की चीजों को पूरी करना चाहेंगे? वो तो कहीं होगा नहीं। ये तो कह कुछ सकते, करने को तैयार नहीं। बिल्कुल करने को तैयार नहीं है, इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि आप हवाई वादे कर रहे हैं। आशीष खेतान, इनको आप अमली जामा नहीं पहना सकते, जैसा कि आपने जनता दरबार के वक्त किया। आपको पता नहीं था जनता दरबार में कितने लोग आएंगे और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी छत पे चढ़ गए। कट गया। इस बार जो हमारे वादे हैं कि बिजली कंपनियों की लूट को बंद करना है, स्वच्छ पानी घर घर पहुंचाना है, 500 नए स्कूल खोलने हैं, 100 नए अस्पताल खोलने हैं। आज 10,000 सरकारी अस्पतालों में बैठे, उनको बढ़ा के 40,000 करना है। आम आदमी का बच्चा सरकारी स्कूलों में जाए तो वो भी सपना देख सके कि उसका बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आम आदमी जब सरकारी अस्पताल में जाए तो उसको भी उम्मीद हो कि उसको स्वास्थ्य की सेवाएं मिलेंगी, कि उसके बुजुर्गों की, उसकी माँ बेटी की अच्छा स्वास्थ्य सेवा मिलेगी, सरकारी अस्पताल में मरने मत जाए। आम आदमी भी आज ये सपना देखना चाहता है कि उसकी बहू बेटी को आशीष, चुनाव प्रचार आज खत्म हो चुका है। इनको ये जो वादे लगते हैं, इनको लगता है बड़ी बड़ी बातें हैं। सुन लीजिए, ये चुनाव प्रचार आज खत्म हो चुका है। हमने काम किया है, आप कन्विंस करिए, आप करेंगे कैसे? बार कहते रहे
500 स्कूल बनाएंगे कहाँ? दिल्ली में जगह कहाँ है? दीपक, एक मिनट बात पूरी कर दूं। कैसे बनाएंगे 500 स्कूल? कैसे बनाएंगे नए अस्पताल? कैसे करेंगे शहर में वाईफाई? कैसे देंगे शहर को पूरा सीसीटीवी? इस पर हम चाहते थे कि किरण बेदी जी आकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ बहस करें। ये बहस से भागते रहे। इन्होंने सिर्फ कीचड़ उछाला। कभी अरविंद केजरीवाल पर जनता को नहीं बताया, भिखारी की जनता से मिलना है, कभी अरविंद केजरीवाल के बच्चों को, उनकी पत्नी का कार्टून बनाया गया। कभी अन्ना जी की तस्वीर पर माला चढ़ा दी। इन्होंने सिर्फ नकारात्मक राजनीति करी। बंदर बोला, राक्षस बोला, क्या क्या नहीं बोला और चोर बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, आज शत्रुघ्न सिन्हा जी ने क्या कहा कि अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे आदमी है। किसी ने अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर शक नहीं किया, लेकिन इन्होंने अरविंद केजरीवाल को चोर तक बोला। जो आदमी इतना बड़ा देशभक्त है, जिसने पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजाया, एक माहौल खड़ा किया, स्वच्छ राजनीति की बुनियाद डाली, उसको इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। दिल्ली की जनता को क्या देंगे, उसके लिए इन्होंने मैनिफेस्टो तक नहीं लाए। और आज ये सिर्फ 2 करोड़ रुपए के चंदे पर दिल्ली की जनता से वोट मांग रहे हैं। इससे बड़ा दिवालियापन का सबूत और जनता के सामने क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे नेतृत्व विहीन है, वैचारिक तौर पर और नीतियों के तौर पर कितनी दिवालिया है। आम आदमी पार्टी के पास मैनिफेस्टो है, एक्शन प्लान है, इनके पास भी विजन डॉक्यूमेंट है, रणनीति है। इन्होंने भी महाराष्ट्र का विजन डॉक्यूमेंट पे लड़ा था। सिर्फ कीचड़ है, विजन डॉक्यूमेंट नहीं है, वो टेलीविजन डॉक्यूमेंट है। विजन डॉक्यूमेंट के साथ मैनिफेस्टो होता है, परिकल्पना के साथ रोड मैप होता है, तब वो परिकल्पना पूरी होती है। और सिर्फ विजन विदाउट रोड मैप वो सिर्फ एक बड़ा ख्वाब होता है, जुमला होता है। जो इन्होंने कहा कि हम चुनाव के पहले जुमले बोलते हैं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? आपके वादे इनके वादे खोखले। मैं इस स्तर को नहीं मानता आशीष, मैं इस स्तर को नहीं मानता। आपके वादे इनके वादे खोखले। इन्होंने तो खुद कहा कि जुमले और मुहावरे हैं। मैं इस स्तर को नहीं मानता, अफसोस के साथ मैं इस स्तर को नहीं मानता। मुहावरे हैं, बहस को आगे बढ़ाने के लिए एक सवाल नलिन कोहली से जानना चाहता हूँ। तय करे, अगर इनके वादे जुमले और मुहावरे ना होते तो ये क्यों नहीं आज पानी और बिजली की बात कर रहे हैं? ये क्यों नहीं आज भ्रष्टाचार की बात दीपक जी, ये क्यों नहीं नारी कहेंगे कांग्रेस रेस में नहीं? क्यों नहीं कह रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस रेस में आ जाए। बीजेपी भी यही चाहती है। ये क्यों नहीं कह रहे ये सारी बातें? मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस रेस में आ जाए हमको, बट कांग्रेस खुद रेस में नहीं आना चाह रही। मीम अफजल साहब, नलिन कोहली, कांग्रेस चाह रही है कि आप मोदी जी के विजय रथ को रोक दें। मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। नलिन भाई, मैं आपका सहारा हूँ 1 मिनट के लिए। कांग्रेस तो, अरे दीपक जी, आप देख लीजिए, एक वाक्य हमने क्या सत्य का बोल दिया। आम आदमी पार्टी के चरित्र के बारे में एक सत्य क्या बोल दिया कि आशीष जी इतने भावुक हो गए, उत्तेजित हो गए, लगातार भाषण में लग गए, 50,000 चीजें बोलने का प्रयास किया, लेकिन जो एक सत्य पूछा मैंने काले धन का, उसको नजरअंदाज करके पूरी दुनिया बोल। मतलब ये तो ऐसी रामायण सुना रहे थे जिसमें सीता मैया तक की बात ना करे। क्या बात हो गया आशीष भाई? अगर आपसे गलती हो गई, 2 करोड़ रुपए आपने काले धन का सफेद किया, बता दीजिए। इसके पीछे 25 चीजें घुमा कर लंबे भाषण देकर नलिन भाई मुद्दों पर रहिए। फिर वही देखिए बीच में टाकरे, फिर बोलिए देखिए बीच में टोकरे। अब क्या मैंने सत्य की बात की तो फिर ये जो है तुरंत हो गए। कितने घबरा गए, क्यों घबरा रहे आप? जनता पे छोड़ दीजिए, जनता तय करेगी। आशीष जी सुन लीजिए, जनता तय करेगी। आपके चिल्लाने से जनता अपना मत नहीं बनाती, जनता मत बनाती है तर्कों पे। आप चिल्लाते जाइए, घुमाते जाइए, वो आपका अधिकार है। आशीष भाई को भी खांसी हो गई है, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। देश के प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, घनघोर काली रात, रात का अंधेरा, रात के अंधेरे में काला धन। अरे घनघोर काली रात में अगर ये अपराध हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को पता है, तो मैं कह रहा हूं कि देश जानना चाहता है कि ये कैसे प्रधानमंत्री है जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कर क्यों रहे और एक पब्लिक रैली करके अरे ये तो बता दीजिए, कर क्यों रहे थे? कहते थे कि ना, अरे क्यों कर रहे थे आप? करना आपको पसंद था? कहते थे काला धन वापस लेकर आएंगे। अरे आप क्यों रहे थे? आप काले धन को सफेद क्यों कर रहे थे? 10 करोड़ रुपए बाहर से लेकर आएंगे। टैक्स ऑफिसर होते हुए 10 करोड़ रुपए तो आप ला नहीं पा रहे और 2 करोड़ के चंदे के पीछे पड़े। पर आप क्यों कर रहे थे? कि भारतीय जनता पार्टी, आप क्यों कर रहे थे? बता दीजिए ना।
लंबे भाषण मत दीजिए, सिर्फ ये बताइए आप क्यों काले धन को सफेद कर रहे थे? आपके पास अगर सबूत है, अरे माननीय प्रधानमंत्री जी की आप भी मदद कर देते, देश हित में मदद कर देते, काला धन को सफेद नहीं करते, काला धन को सरकार को दे देते होते हैं तब भाषण देते, काला धन को सफेद करने की जगह आप सरकार को दे देते। याद रखना वो सफेद काला धन जो है आपकी भी दिक्कत नहीं होती। आज उनके पास जांच एजेंसियां हैं। और आशीष जी, मैं आप ये बताइए, आप तो देश हित में कुछ कर सकते थे। थोड़ा रेफरी बनने का काम कीजिए ना। आप बन जाइए रेफरी, लेकिन रेफरी आप बनिएगा ब्रेक के बाद। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि काला धन को सफेद करने की जगह यदि आम आदमी पार्टी वो काला धन सरकार को दे देती तो देश हित में कुछ हो जाता। के बाद वाकई कांग्रेस रेफरी बन जाए कि हंग असेंबली आ जाए दिल्ली के अंदर, ऐसा हो सकता है मीम अफजल साहब? देखिए वो तो क्या होगा मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन मैं काफी दिनों से बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 7 अरे साल भाई की सुन सरकार लीजिए। है। अच्छा मैं आपके पास आऊंगा, आप तीनों के पास आऊंगा, लेकिन ब्रेक के बाद जानूंगा कि शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा क्यों कह रहे हैं बार बार कि केजरीवाल के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं, उनको क्या हो गया एकदम से? तो दिल्ली में इस बार के चुनाव का आधार क्या है? क्या ये 49 दिनों की केजरीवाल सरकार का जनमत संग्रह है? इस बड़े मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। और मैच से पहले हमारे इस डिस्कशन में, इस मैच में जो चल रहा है तीनों पार्टियों के बीच में, खुद मीम अफजल साहब ने कहा था वो रेफरी बनना चाहते हैं। मीम अफजल साहब, रेफरी का मतलब होता है कि वो इस गेम में शामिल नहीं है, रेफरी सिर्फ सीटी बजा सकता है। तो नलिन और आशीष के बीच मैच चल रहा है, आप रेफरी हैं, और इसी तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव भी हो गए हैं, क्योंकि आशीष खेतान और नलिन कोहली की पार्टी के अंदर लड़ाई है, कांग्रेस रेफरी बनी हुई है। ऐसे में आप कहां पाते हैं अपने आप को रेफरी की भूमिका में? लगता है मीम अफजल साहब को सही वक्त पर मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अफजल साहब, अच्छा आवाज नहीं जा रही, मैं फिर उनके पास जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं मैं सवाल दागू नलिन कोहली पर कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अरविंद केजरीवाल की तारीफ क्यों कर रहे हैं। उससे पहले सुन लेते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने आज क्या कहा है, शॉटगन ने कौन से शॉट दागे हैं अपनी पार्टी पर। बेहतर किया है, बेहतर हुआ है, बेहतर दिख रहा है, तभी तो आप ये मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आज चारों तरफ जो आप, कल भी किसी ने मुझसे सवाल किया था कि क्या आम आदमी की या केजरीवाल जी की ताकत दिखाई पड़ रही है। हमने कहा जाहिर है ताकत दिखाई पड़ रही है, तभी तो आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। रोज अखबारों में चर्चे हो रहे हैं, रोज टेलीविजन पे जिक्र हो रहा है, चारों तरफ बुमा बूम हो रहा है मुंबई की जुबान में, तो इसका माने की है, पकड़ है। तो केजरीवाल साहब का बूम बूम हो रहा है, क्यों नलिन साहब आपके घर में क्या आवाज सुनने पड़ गई है? मुझे तो इस बड़ा सरल सा बयान दिखा। उन्होंने फिल्मी दुनिया का जैसे बूम बूम बताया है, जो एक काल्पनिक दुनिया है, मीडिया आधारित दुनिया है, उसके साथ केजरीवाल जी को जोड़ दिया। तो हवा में उनकी बिल्कुल मीडिया में, हवा में, भाषणों के द्वारा आम आदमी पार्टी है, जमीन की तो बात की नहीं उन्होंने। तो बिल्कुल अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो इसी रूप से तो कहा है। जहां तक आप थोड़ा उनका और दिखा देते तो इंटरव्यू में तो आप देखते कि जो मोदी जी की सरकार ने काम किया है उसके लंबे लंबे उन्होंने बहुत प्रशंसा की है। काम करना और सिर्फ एक काल्पनिक दुनिया में मजे उड़ाना वो एक अलग चीज है। आम आदमी पार्टी ऐसा करना चाहे तो उनका अधिकार है। लेकिन आप ये तो मानते हैं कि वो मोदी अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर गए? आप खुद बताइए, उन्होंने क्या नहीं कहा कि मुंबई की तरह बूम बूम, फिल्म वर्ल्ड की तरह मीडिया में छाए रहना, पेज 3 पे रहना, ऐसी चीजों के बारे में अगर वो संकेत कर रहे हैं पे नहीं, तो अरविंद केजरीवाल फ्रंट पेज पे देश का कितना भलाई होगा, दिल्ली वासियों का क्या? दिल्ली भाई अरविंद केजरीवाल फ्रंट पेज पे हैं, आप अमिताभ बच्चन नहीं कर सकते, पेज 3 पे नहीं है वो। बहुत, मैं इसका जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब देता हूं। अमिताभ बच्चन जी भी फ्रंट पेज पे आते हैं, कभी कभी आते हैं, लेकिन जब देश में सुधार की बात होती है, सीरियस बात होती, तो मोदी जी फ्रंट पेज पे होते। अलग अलग कारणों से अलग अलग लोग फ्रंट पेज पे आ सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल आपको लगता है कि पेज 3 आइटम है? मैंने ऐसा नहीं कहा, ये आप कहना चाहे तो आप कहिए, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं उदाहरण दे रहा था फिल्म वर्ल्ड का पेज 3 से, मैंने केजरीवाल जी के लिए ये नहीं कहा।
मैंने सिर्फ इतना कहा कि फ्रंट पेज पे आने के अलग अलग कारण होते हैं। जहां सीरियस काम की बात होती है तो हमेशा मोदी जी की न्यूज आती है। तो केजरीवाल आपको लगता है फिल्म वर्ल्ड के आदमी है? अब शत्रुघ्न सिन्हा जी ये कह रहे हैं, अब इसका विस्तार से आप डिटेल से शत्रुघ्न सिन्हा जी का ले सकते हैं इंटरव्यू, क्योंकि उन्होंने ही बॉम्बे वर्ल्ड और ये ताम झाम की बात की है, मैंने तो की नहीं। मैं मानता हूं कि केजरीवाल जी बातें करते हैं, वो अपने कथनी और करनी में गैप रखते हैं, दिल्ली के लिए बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, लेकिन उनसे एक भी तर्कपूर्ण सवाल पूछ लीजिए तो वो सवाल के ऊपर सवाल करते, जवाब नहीं देते। और मैं मानता हूं कि जो भी सीरियस या गंभीर रूप से राजनीति करता हो या देश सेवा करना चाहता हो, वो सवालों के साथ जवाब भी देते हैं। केजरीवाल जी से जवाब आज तक नहीं सुना मैंने, सिर्फ सवाल के ऊपर काउंटर सवाल सुने। अच्छा, मीम अफजल साहब से पूछ लेता हूं। अफजल साहब, आप रेफरी की भूमिका निभाना चाहते थे। अफजल साहब, मुझे मेरी आवाज आ रही है आपको? आशीष, आपने कांग्रेस की बोलती ही बंद करा दी है। नहीं, मैंने नहीं कराई सर, टेक्नोलॉजी ने करी है, उसकी कुछ गड़बड़ है। मैंने कांग्रेस की बोलती बिल्कुल नहीं बंद कराई है, और मैं बोलती बंद कराने वाला कोई नहीं होता हूं। सॉरी मीम अफजल साहब, कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही। आशीष जी, कंपैरिजन देख लिया, पेज 3 और पेज 1 का कंपैरिजन है, और शत्रुघ्न सिन्हा की बाइट को किस तरह से नलिन भाई ने इंटरप्रेट किया है। आपको क्या लगता है, शत्रुघ्न सिन्हा उसी अंदाज में बोल रहे थे जिस अंदाज में नलिन भाई कह रहे हैं? देखिए, ये जनता तय करेगी। शत्रुघ्न सिन्हा की आपने पूरी स्टेटमेंट चलाई, उसमें स्टेटमेंट में शायद उन्होंने ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत सज्जन आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं, जनता पर उनकी पकड़ है, जनता उन्हें पसंद करती है। और आज सुबह अमित शाह जी ने भी उनकी तारीफ करी कि उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि जनता की नब्ज क्या है, उन्हें पता है कि जनता से दिल का रिश्ता कैसे निभाया जाता है, बनाया जाता है। ये सब बातें हैं। देखिए, अब चुनाव के सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं कि अभी भी समय है दिल्ली की जनता के मुद्दों पर बात हो, और हम सारे मुद्दों पर बहस करने के लिए तैयार हैं। आज पिछले 10 सालों से जब हमने दिल्ली की जनता से संवाद किया, पिछले 3 महीनों में अपना मैनिफेस्टो बनाने के लिए, दिल्ली की जनता ने कैसे बताया कि सरकार, चुनी हुई सरकारें अपने तमाम जिम्मेदारियों से पीछे हटती चली गई। शिक्षा के क्षेत्र से, स्वास्थ्य के क्षेत्र से, हाउसिंग के क्षेत्र से, यानी मकान बनाने के क्षेत्र से पीछे हटती चली गई। एक तरफ कांग्रेस की सरकार 10 साल केंद्र में, 15 साल शीला दीक्षित की सरकार, दूसरी तरफ 8 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और एमसीडी का बहुत लंबा चौड़ा बजट है, 15,000 करोड़ रुपए का साल का बजट है। तमाम सीएजी की रिपोर्ट ये दिखाती है कि साल में 5 से 7,000 करोड़ रुपए बीजेपी की सरकार जो एमसीडी में, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, दिल्ली में कहीं भी चला जाइए आप वो बताएंगे कि एमसीडी कैसे भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं कि एमसीडी ने दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया है। सीएजी ने ऑर्डर्स पास किए हैं कि एमसीडी में इनएफिशिएंसी है, करप्शन है। तो करप्शन से दिल्ली की जनता परेशान है। 49 दिन में क्या हुआ था, पेज 1 हुआ था, पेज 3 हुआ था। आज पेज 1 टाइम्स ऑफ इंडिया का आप देख लीजिए उठाकर, दिल्ली की जनता टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ती है। उन्होंने कहा था कि 49 दिन की जो सरकार है, दिल्ली की जनता उसे एसेट के तौर पे देखती है, यानी कि उपलब्धि के तौर पे देखती है अरविंद केजरीवाल के लिए। तमाम वर्गों से बात करी टाइम्स ऑफ इंडिया ने, उन वर्गों ने यह कहा, जिसमें व्यापारी भी थे, दुकानदार भी थे, रेहड़ी पटरी वाले भी थे, आम आदमी भी था। रिश्वतखोरी बंद हो गई थी। एमसीडी, जो भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी है, उनके लोग रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार करना उन्होंने बंद कर दिया था। तो ये हमारी उपलब्धि है, और मुझे लग रहा है उस उपलब्धि पे हमको वोट मिलेगा। आपके भी सर्वे दिखा रहे हैं हम आगे हैं, और मुझे लग रहा है कि दिल्ली की जनता ने भी मन बना लिया है कि स्वच्छ और ईमानदार राजनीति को वोट देना है, और नकारात्मक और गाली गलौज की राजनीति को नकार देना है। नलिन, क्या कहेंगे आप? स्वच्छ और ईमानदार राजनीति आपकी 30 सेकंड है आपके पास, मुझे कंक्लूड करना है। भाई, मैं इस बात से मैं एक ही वाक्य में करूंगा कि अगर काले धन को सफेद करने को आप स्वच्छ राजनीति आशीष भाई मानते हैं, तो मैं तो कह सकता हूं कि हमारी पार्टी इस रूप की राजनीति नहीं कर सकती। ये उनका अधिकार है, बाकी जनता तय करेगी। हम इस बात से सहमत हैं कि अंततः जनता ही तय करेगी। अंततः जनता ही तय करेगी, और जनता के तय करने का समय आ चुका है। चंद ही घंटे बाकी हैं। सबसे बड़ी कवरेज हम इंडिया न्यूज पर लेकर आएंगे 7 तारीख को सुबह 6 बजे से लगातार। लेकिन हम आपसे अपील करते हैं कि कृपया अपने वोट डालने के लिए जरूर जाइएगा। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।